मुहम्मद बिन तुगलक दिल्ली सल्तनत में तुगलक वंश का शासक था। गयासुद्दीन तुगलक की मृत्यु के बाद उसका पुत्र जूना खां मुहम्मद बिन तुगलक के नाम से दिल्ली की गद्दी पर बैठा। इसका मूल नाम उलूग खां था। राजा मुंदरी के एक अभिलेख में मुहम्मद तुगलक जोना या जूना खां को दुनिया का खान कहा गया है। संभवतः मध्यकालीन सभी सुल्तानों में मुहम्मद तुगलक सर्वाधिक शिक्षित, विद्वान एवं योग्य व्यक्ति था। अपनी सनक भरी योजनाओं, क्रूर कृत्यों एवं दूसरे के सुख दुख के प्रति उपेक्षा का भाव रखने के कारण इसे स्वप्नशील, पागल एवं रक्त पिपासु कहा गया है। बरनी, सरहिंदी, निजामुद्दीन, बदाऊनी एवं फरिश्ता जैसे इतिहासकारों ने सुल्तान को अधर्मी घोषित किया गया है। पद व्यवस्था। सिंहासन पर बैठने के बाद तुगलक ने अमीरों एवं सरदारों को विभिन्न उपाधियां एवं पद प्रदान किया। उसने तातार खां को बहराम खां की उपाधि, मलिक कबूल को इमाद उल मुल्क की उपाधि एवं वजीर मुमालिक का पद दिया था। पर कालांतर में उसे खाने जहां की उपाधि के साथ गुजरात का हाकिम बनाया गया। उसने मलिक अरुयाज को ख्वाजा जहान की उपाधि के साथ शहनाए इमारत का पद, मौलाना गयासुद्दीन को सुल्तान का अध्यापक कुतुलक खां की उपाधि के साथ वकील ए दर की पदवी, अपने चचेरे भाई फिरोज शाह तुगलक को नायब बाबक का पद प्रदान किया था। गुणवान व्यक्ति। मुहम्मद बिन तुगलक कला प्रेमी एवं अनुभवी सेनापति था। वो अरबी भाषा एवं फारसी भाषा का विद्वान तथा खगोलशास्त्र, दर्शन, गणित, चिकित्सा, विज्ञान, तर्कशास्त्र आदि में पारंगत था। अलाउद्दीन खिलजी की भांति अपने शासनकाल के प्रारंभ में उसने न तो खलीफा से अपने पद की स्वीकृति ली और न उलेमा वर्ग का सहयोग लिया। यद्यपि बाद में ऐसा करना पड़ा। उसने न्याय विभाग पर उलेमा वर्ग का एकाधिपत्य समाप्त किया। काजी के जिस फैसले से वह संतुष्ट नहीं होता था, उसे बदल देता था। सर्वप्रथम मुहम्मद तुगलक ने ही बिना किसी भेदभाव के योग्यता के आधार पर पदों का आवंटन किया। नस्ल और वर्ग विभेद को समाप्त करके योग्यता के आधार पर अधिकारियों को नियुक्त करने की नीति अपनाई। वस्तुतः यह उस शासक का दुर्भाग्य था कि उसकी योजनाएं सफलतापूर्वक क्रियान्वित नहीं हुई, जिसके कारण यह इतिहासकारों की आलोचना का पात्र बना। दिल्ली सल्तनत। मुहम्मद तुगलक के सिंहासन पर बैठते समय दिल्ली सल्तनत कुल 23 प्रांतों में बटा थी, जिनमें मुख्य थे दिल्ली, देवगिरी, लाहौर, मुल्तान, सरमुती, गुजरात, अवध, कन्नौज, लखनौती, बिहार, मालवा, जांजनगर, उड़ीसा, द्वारसमुद्र आदि। कश्मीर एवं बलूचिस्तान भी दिल्ली सल्तनत में शामिल थे। दिल्ली सल्तनत की सीमा का सर्वाधिक विस्तार इसी के शासनकाल में हुआ था, परंतु इसकी क्रूर नीति के कारण राज्य में विद्रोह आरंभ हो गया, जिसके फलस्वरूप दक्षिण में नए स्वतंत्र राज्य की स्थापना हुई और ये क्षेत्र दिल्ली सल्तनत से अलग हो गए। बंगाल भी स्वतंत्र हो गया। तुगलक ने अपनी राजधानी दिल्ली से बदलकर दौलताबाद कर दी थी। राज्यारोहण के बाद मुहम्मद तुगलक ने कुछ नवीन योजनाओं का निर्माण कर उन्हें क्रियान्वित करने का प्रयत्न किया, जैसे दोआब क्षेत्र में कर वृद्धि, 1326 राजधानी परिवर्तन, सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन, खुरासन एवं कराचिल का अभियान आदि। कराचिल, कुमायूं की पहाड़ियों का अभियान, दोआब क्षेत्र में कर वृद्धि। अपनी प्रथम योजना के द्वारा मुहम्मद तुगलक ने दोआब के उपजाऊ प्रदेश में कर की वृद्धि कर दी, संभवतः 50%, परंतु उसी वर्ष दोआब में भयंकर अकाल पड़ गया, जिससे पैदावार प्रभावित हुई। तुगलक के अधिकारियों द्वारा जबरन कर वसूलने से उस क्षेत्र में विद्रोह हो गया।
जिससे तुगलक की यह योजना असफल रही। मुहम्मद तुगलक ने कृषि के विकास के लिए दीवान-ए-अमीर को ही नामक एक नवीन विभाग की स्थापना की। सरकारी कर्मचारियों के भ्रष्टाचार, किसानों की उदासीनता, भूमि का अच्छा न होना इत्यादि कारणों से कृषि उन्नति संबंधी अपनी योजना को 3 वर्ष पश्चात समाप्त कर दिया। मुहम्मद बिन तुगलक ने किसानों को बहुत कम ब्याज पर ऋण सोनथ उपलब्ध कराया। राजधानी परिवर्तन। तुगलक ने अपनी दूसरी योजना के अंतर्गत राजधानी को दिल्ली से देवगिरी स्थानांतरित किया। देवगिरी को कुव्वतुल इस्लाम भी कहा गया। सुल्तान कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी ने देवगिरी का नाम कुतुबाबाद रखा था और मुहम्मद बिन तुगलक ने इसका नाम बदलकर दौलताबाद कर दिया। सुल्तान की इस योजना के लिए सर्वाधिक आलोचना की गई। मुहम्मद तुगलक द्वारा राजधानी परिवर्तन के कारणों पर इतिहासकारों में बड़ा विवाद है। फिर भी निष्कर्षतः कहा जा सकता है कि देवगिरी का दिल्ली सल्तनत के मध्य स्थित होना, मंगोल आक्रमणकारियों के भय से सुरक्षित रहना, दक्षिण भारत की संपन्नता की ओर खिंचाव आदि ऐसे कारण थे जिनके कारण सुल्तान ने राजधानी परिवर्तित करने की बात सोची। मुहम्मद तुगलक की यह योजना भी पूर्णतः असफल रही और उसने 1335 में दौलताबाद से लोगों को दिल्ली वापस आने की अनुमति दे दी। राजधानी परिवर्तन के परिणामस्वरूप दक्षिण में मुस्लिम संस्कृति का विकास हुआ, जिसने अंततः बहमनी साम्राज्य के उदय का मार्ग खोला। अनुभव मौर्य। सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन। तीसरी योजना के अंतर्गत मुहम्मद तुगलक ने सांकेतिक व प्रतीकात्मक सिक्कों का प्रचलन करवाया। सिक्के संबंधी विविध प्रयोगों के कारण ही एडवर्ड टॉमस ने उसे धनवानों का राजकुमार कहा है। मुहम्मद तुगलक ने दोकानी नामक सिक्के का प्रचलन करवाया। बर्नी के अनुसार संभवतः सुल्तान ने राजकोष की रिक्तता के कारण एवं अपनी साम्राज्य विस्तार की नीति को सफल बनाने हेतु सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन करवाया। सांकेतिक मुद्रा के अंतर्गत सुल्तान ने संभवतः पीतल, फरिश्ता के अनुसार और तांबा, बर्नी के अनुसार धातुओं के सिक्के चलाए, जिसका मूल्य चांदी के रुपये टका के बराबर होता था। सिक्का ढालने पर राज्य का नियंत्रण नहीं रहने से अनेक जाली टकसाल बन गए। लगान जाली सिक्के से दिया जाने लगा, जिससे अर्थव्यवस्था ठप हो गई। सांकेतिक मुद्रा चलाने की प्रेरणा चीन तथा ईरान से मिली। वहां के शासकों ने इन योजनाओं को सफलतापूर्वक चलाया, जबकि मुहम्मद तुगलक का प्रयोग विफल रहा। सुल्तान को अपनी इस योजना की असफलता पर भयानक आर्थिक क्षति का सामना करना पड़ा। ऐसा नहीं था कि तुगलक ने सांकेतिक मुद्रा चलाने से पहले जांच पड़ताल न की हो। इनसे पहले 12वीं शताब्दी में चीन के शासक कुबलई खां ने कागज की मुद्राएं चलाई थी और उनका प्रयोग सफल भी हुआ था। और इसी क्रम में फारस के शासक गरई खातू खां ने चमड़े का सिक्का चलाया था, जिसमें कुबलई खां का प्रयोग सफल हुआ और फारस के शासक का असफल। अतः चीनी शासक कुबलई खां के प्रयोग से सीखकर उसने ऐसा किया, लेकिन वह भी असफल रहा। खुरासान एवं कराचल अभियान। चौथी योजना के अंतर्गत मुहम्मद तुगलक के खुरासान एवं कराचल विजय अभियान का उल्लेख किया जाता है। खुरासन को जीतने के लिए मुहम्मद तुगलक ने 3,70,000 सैनिकों की विशाल सेना को 1 वर्ष का अग्रिम वेतन दे दिया, परंतु राजनीतिक परिवर्तन के कारण दोनों देशों के मध्य समझौता हो गया, जिससे सुल्तान की यह योजना असफल रही और उसे आर्थिक रूप से हानि उठानी पड़ी। कराचल अभियान के अंतर्गत सुल्तान ने खुसरो मलिक के नेतृत्व में एक विशाल सेना को पहाड़ी राज्यों को जीतने के लिए भेजा। उसकी पूरी सेना जंगली रास्तों में भटक गई। इब्न बतूता के अनुसार अंततः केवल 10 अधिकारी ही बचकर वापस आ सके।
इस प्रकार मुहम्मद तुगलक की यह योजना भी असफल रही। संभवतः 1328-29 ई के मध्य मंगोल आक्रमणकारी तरमाशरीन चगताई ने एक विशाल सेना के साथ भारत पर आक्रमण कर मुल्तान, लाहौर से लेकर दिल्ली तक के प्रदेशों को रौंद डाला। ऐसा माना जाता है कि सुल्तान मुहम्मद तुगलक ने मंगोल नेता को घूस देकर वापस कर दिया था। ये भी संभव है कि मंगोल नेता ने सुल्तान को दिल्ली सल्तनत को खुद ही यथास्थिति कमजोर करने व इसी तरह मंगोल शासन के लिए जमीन तैयार करने के लिए घूस दी। उनके बीच जो भी हुआ, मंगोल नेता के प्रति इस समझौते की नीति के कारण सुल्तान को आलोचना का शिकार बनना पड़ा। ये सही है कि इसके बाद फिर कभी मुहम्मद तुगलक के समय में भारत पर मंगोल आक्रमण नहीं हुआ, और ये भी कि अपनी महत्वाकांक्षी असफल योजनाओं के कारण मुहम्मद तुगलक को असफलताओं का बादशाह कहा जाता है। महत्वपूर्ण विद्रोह। मुहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में सबसे अधिक 34 विद्रोह हुए, जिनमें से 27 विद्रोह अकेले दक्षिण भारत में ही हुए। सुल्तान मुहम्मद तुगलक के शासनकाल में हुए कुछ महत्वपूर्ण विद्रोहों का सारांश निम्नलिखित है। प्रथम विद्रोह 1327 ई में तुगलक के चचेरे भाई सुल्तान गुरशाप ने किया, जो गुलबर्ग के निकट सागर का सूबेदार था। वो सुल्तान द्वारा बुरी तरह से पराजित किया गया। मुहम्मद तुगलक के विरुद्ध सिंध तथा मुल्तान के सूबेदार बहराम आइबा उर्फ किशलू खां ने 1327-1328 ई में विद्रोह किया। सैयद जलालुद्दीन हसन शाह का मालाबार विद्रोह 1334-1335 ई में किया गया। बंगाल का विद्रोह 1330-1331 ई प्रमुख हैं। बंगाल के विद्रोह को यद्यपि प्रारंभ में दबा लिया गया था, किंतु 1340-1341 ई के लगभग शमसुद्दीन के नेतृत्व में बंगाल दिल्ली सल्तनत से अलग हो गया। 1337-1338 ई में कड़ा के सूबेदार निजाम भाई का विद्रोह 1338-1339 ई में बीदर के सूबेदार नुसरत खां का विद्रोह 1339-1340 ई में गुलबर्ग के अली शाह का विद्रोह आदि भी मुहम्मद तुगलक के विरुद्ध किए गए विद्रोहों में प्रमुख हैं। इस तरह के विद्रोहों का सुल्तान ने सफलतापूर्वक दमन किया। मुहम्मद तुगलक के शासनकाल में ही दक्षिण में 1336 ई में हरिहर एवं बुक्का नामक दो भाइयों ने स्वतंत्र विजयनगर की स्थापना की। अफ्रीकी यात्री इब्न बतूता को 1333 ई में मुहम्मद ने अपने राजदूत के रूप में चीन भेजा। इब्न बतूता ने अपनी पुस्तक रेहला में मुहम्मद तुगलक के समय की घटनाओं का वर्णन किया है। मुहम्मद तुगलक धार्मिक रूप में सहिष्णु था। जैन विद्वान एवं संत जिन प्रभु सूरी को दरबार में बुलाकर सम्मान प्रदान किया। मुहम्मद बिन तुगलक दिल्ली सल्तनत का प्रथम सुल्तान था, जिसने हिंदू त्योहारों होली, दीपावली में भाग लिया। दिल्ली के प्रसिद्ध सूफी शेख शिहाबुद्दीन को दीवान-ए-मुस्तखराज नियुक्त किया तथा शेख मुइजुद्दीन को गुजरात का गवर्नर तथा सैयद कलामुद्दीन अमीर किरमानी को सेना में नियुक्त किया। शेख निजामुद्दीन चिराग-ए-दिल्ली सुल्तान के विरोधियों में एक थे। मृत्यु। अपने शासनकाल के अंतिम समय में जब सुल्तान मुहम्मद तुगलक गुजरात में विद्रोह को कुचलकर तारगी को समाप्त करने के लिए सिंध की ओर बढ़ा, तो मार्ग में थट्टा के निकट गोंडाल पहुंचकर वह गंभीर रूप से बीमार हो गया। यहाँ पर सुल्तान की 20 मार्च 1351 को मृत्यु हो गई। उसके मरने के पर इतिहासकार बदायूनी ने कहा कि सुल्तान को उसकी प्रजा से और प्रजा को अपने सुल्तान से मुक्ति मिल गई। इसौमी ने सुल्तान मुहम्मद बिन तुगलक को इस्लाम धर्म का विरोधी बताया है।
डॉक्टर ईश्वरी प्रसाद ने उसके बारे में कहा है कि मध्य युग में राजमुकुट धारण करने वालों में मुहम्मद तुगलक निस्संदेह योग्य व्यक्ति था। मुस्लिम शासन की स्थापना के पश्चात दिल्ली के सिंहासन को सुशोभित करने वाले शासकों में वो सर्वाधिक विद्वान एवं सुसंस्कृत शासक था। उसने अपने सिक्कों पर अल सुल्तान जिल्ली अल्लाह सुल्तान ईश्वर की छाया, सुल्तान ईश्वर का समर्थक है आदि वाक्य को अंकित करवाया। मुहम्मद बिन तुगलक एक अच्छा कवि और संगीत प्रेमी भी था।